चेक बाउंस का केस बहुत ही टेक्निकल केस है और एक ही पॉइंट पर एक्यूज भी जीत सकता है और एक ही पॉइंट पर जो है कंप्लेनेंट भी जीत सकता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं कुछ आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप चेक बाउंस का केस 100% जीत सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मोहित सिंह रूरल। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, वैसे तो ये वीडियो एक्यूज्ड के बेनिफिट के लिए है, लेकिन कंप्लेनेंट भी इस वीडियो से सीख सकता है कि उसको ये गलती नहीं करनी है। लेकिन आज मैं जो पॉइंट बताऊंगा उससे एक्यूज्ड बाइज्जत बरी हो सकता है और अपने केस को 100% जीत सकता है, क्योंकि सारे जो चेक बाउंस होना वो एक पुनिशेबल ऑफेंस नहीं है। कुछ सिचुएशन में उनको पुनिशेबल ऑफेंस नहीं रखा गया है। वो सिचुएशन मैं आपको अलग अलग बता देता हूं। तो सबसे पहली जो सिचुएशन है वो ये है कि अगर आपने कोई भी एक चेक किसी भी पर्सन को इशू किया है, मान लीजिए आज की डेट में, अगर आज की डेट 1 जनवरी 2024 है, अगर आपने कोई भी चेक जो है वो किसी दूसरे पर्सन को इशू कर दिया और उस पे डेट भी मेंशन है, अमाउंट भी मेंशन है और सारी जो डिटेल है वो चेक की उसमें मेंशन है। अब अगर उस पर्सन ने वो चेक 3 महीने में नहीं लगाया तो वो जो उसका चेक है वो बिल्कुल ही वेस्ट हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में आप पे कोई भी चेक बाउंस का ऑफेंस नहीं बनता, क्योंकि चेक की जो वैलिडिटी है वो 3 मंथ्स की होती है। 1 जनवरी 2024 को आपने चेक दिया तो उसकी जो वैलिडिटी थी वो थी 31 मार्च 2024 तक। अगर वो अप्रैल में या फिर मई में या फिर जून में उस चेक को लगाएगा तो उसका मीमो उसको मिलेगा आउटडेटेड चेक का। तो इस सिचुएशन में अगर वो आपको नोटिस भेजता है तो आप पे चेक बाउंस का ऑफेंस नहीं बनेगा और आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे। तो आपको ये लीगल पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर आपने किसी भी पर्सन को चाहे लीगल लायबिलिटी उतारने के लिए वो चेक दिया है और उस सिचुएशन में अगर वो 3 महीने के अंदर उस चेक को नहीं लगाता तो वो जो चेक है वो बिल्कुल ही वेस्ट हो जाएगा और आप पर चेक बाउंस का ऑफेंस नहीं बनेगा। सिर्फ इसकी यही एक कंडीशन है कि जो चेक आपने उसको दिया है उस पर डेट मेंशन होनी चाहिए। अगर डेट मेंशन नहीं है तो वो किसी भी टाइम डेट फिल करके उसको लगा सकता है। और दूसरी जो सिचुएशन है जिसमें एक्यूज्ड बाइज्जत बरी हो सकता है वो है कि अगर उस पर्सन ने चेक को तो लगा दिया 3 महीने के अंदर, अब चेक तो उसने लगा दिया, लेकिन जिस दिन उसको मीमो मिला है बैंक से, जब भी वो चेक बाउंस हुआ है और बाउंस होने के बाद उसको मीमो मिल गया, तो अगर जिस डेट का वो मीमो है तो उसके 30 दिन के अंदर वो अगर आपको नोटिस नहीं देता या फिर 35 दिन के बाद नोटिस देता है या फिर 40 दिन के बाद नोटिस देता है तो उस सिचुएशन में उसका जो केस है वो डिसमिस हो जाएगा, क्योंकि ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है। तो अगर वो 30 दिन के अंदर नोटिस नहीं निकालता तो उसका केस डिसमिस हो जाएगा और आप ये प्ली ले सकते हैं। लेकिन इसकी भी एक कंडीशन ये है कि अगर 30 दिन होने के बाद भी अगर उस चेक की वैलिडिटी रहती है तो वो उस चेक को दोबारा फिर लगा सकता है और दोबारा फिर आपको जो है नोटिस इशू कर सकता है। अगर उस चेक की वैलिडिटी नहीं रहती तो ही उसका जो केस है डिसमिस होगा या फिर चेक बाउंस का ऑफेंस नहीं बनेगा। लेकिन अगर उस चेक की वैलिडिटी रहती है तो वो उस चेक को दोबारा बाउंस करा के दोबारा नोटिस इशू कर सकता है। अब थर्ड जो सिचुएशन है जिसमें एक्यूज्ड बाइज्जत बरी हो सकता है वो है कि अगर मान लीजिए उसने 3 महीने के अंदर चेक भी लगा दिया, मीमो भी उसको मिल गया और 1 महीने के अंदर उसने जो है वो नोटिस भी इशू कर दिया, लेकिन जब वो नोटिस उसने इशू किया है तो उसके 15 दिन तक उसको वेट करना होगा कि आप उसके पैसे देंगे या फिर नहीं। अगर वो 15 दिन का वेट नहीं करता और उससे पहले ही अगर अपनी कंप्लेंट जो है, चेक की कंप्लेंट जो है उसको डाल देता है तो वो है उसकी प्रीमेच्योर कंप्लेंट। तो इस ग्राउंड पे भी जो है उसकी कंप्लेंट डिसमिस हो सकती है, क्योंकि ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है कि उसको 15 दिन बिल्कुल ही वेट करना पड़ेगा। और सेक्शन 138 भी यही कहता है कि उसको 15 डेज 15 दिन वेट करना होगा। अगर वो उससे पहले कंप्लेंट डालता है तो उसकी जो कंप्लेंट है वो प्रीमेच्योर डिक्लेयर कर दी जाएगी और उसकी कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया जाएगा। और फोर्थ जो सिचुएशन है वो ये है कि अगर मान लीजिए उसने 3 महीने के अंदर चेक भी लगा दिया, मीमो उसको मिल गया और नोटिस भी उसने दे दिया और 15 दिन का वेट भी कर लिया। अब 15 दिन का वेट करने के बाद उसको नेक्स्ट 30 डेज के अंदर जो है वो कंप्लेंट डालनी होती है। अगर वो 30 दिन के अंदर जो है वो कंप्लेंट नहीं डालता तो उसकी जो कंप्लेंट है वो बार्ड बाय लिमिटेशन हो जाती है। एक्यूज जो है वो ग्राउंड ले सकता है कि इसकी जो कंप्लेंट है वो बार्ड बाय लिमिटेशन है और इसको डिसमिस किया जाए, क्योंकि अगर वो विदाउट एनी रीजन उस कंप्लेंट को 30 दिन के बाद डालता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इस ग्राउंड पे भी एक्यूज्ड बाइज्जत बरी हो सकता है। और फिफ्थ जो सिचुएशन है वो है
लीगल लायबिलिटी, कि अगर आप पे कोई भी चेक बाउंस का ऑफेंस डाला जाता है तो उस सिचुएशन में उस कंप्लेनेंट को लीगल लायबिलिटी प्रूव करनी होती है कि एक्यूज्ड की लीगल लायबिलिटी थी मेरे को ये अमाउंट देने के लिए और लीगल लायबिलिटी को उतारने के लिए ही इसने ये चेक इशू किया है। अगर लीगल लायबिलिटी प्रूव नहीं होती तो उस सिचुएशन में भी जो एक्यूज्ड बरी हो सकता है, और वो जो लीगल लायबिलिटी है वो होनी चाहिए एग्जिस्टिंग लीगल लायबिलिटी। आज की डेट में अगर उसकी लीगल लायबिलिटी है तो ही एक्यूज्ड को पुनिश किया जाएगा या फिर उस पर चेक बाउंस का ऑफेंस बनेगा। अगर आज की डेट में उसकी लीगल लायबिलिटी नहीं है या फिर फ्यूचर लायबिलिटी है तो उस सिचुएशन में उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में लायबिलिटी क्रिएट करने के लिए अगर उसने चेक दिया है तो उस सिचुएशन में आज की डेट में उसकी कोई भी लायबिलिटी नहीं है और एक्यूज पे कोई भी चेक बाउंस का ऑफेंस नहीं बनता है। और नेक्स्ट और लास्ट जो है वो सिचुएशन आती है फाइनेंशियल कैपेसिटी। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि सेक्शन 139 जो है वो कंप्लेनेंट के फेवर में खड़ा होता है कि अगर मान लीजिए किसी भी एक एक्यूज ने किसी दूसरे पर्सन को चेक दिया है, कंप्लेनेंट को चेक दिया है, तो अगर उसको कंप्लेनेंट प्रेजेंट करता है तो सेक्शन 139 ये कहता है कि ये प्रजम्पशन मानी जाएगी कि एक्यूज ने कोई ना कोई लायबिलिटी उतारने के लिए कंप्लेनेंट को ये चेक दिया है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें इस प्रजम्पशन को रिबट किया जा सकता है। वैसे तो काफ़ी सारी सिचुएशंस हैं जिसमें इसको रिबट किया जा सकता है, लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्ग है मैं उसको आपको बता देता हूं कि अगर मान लीजिए कोई भी एक पर्सन है, मान लीजिए कोई स्वीपर है या फिर सिक्योरिटी गार्ड है या फिर कोई उसका ऐसा बिजनेस है या ऑक्यूपेशन है जिस पे उसकी ज़्यादा इनकम नहीं है, और वो जो कंप्लेनेंट ये कहता है कि मैंने 10 लाख रुपए कैश दिया है एक्यूज्ड को, तो इस सिचुएशन में जो एक्यूज्ड है उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी या फिर उसका जो ऑक्यूपेशन है या फिर जो उसका इनकम प्रूफ है वो मंगा सकता है कि इसकी जॉब जो है वो 15 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ इसको इनकम देती है या फिर इसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है। और इसने जो बोला है कि 10 लाख रुपए मैंने कैश दिया है वो पॉसिबल नहीं है। वो कैसे पॉसिबल नहीं है, आप उसकी बैंक स्टेटमेंट भी मंगा सकते हैं। अगर उसकी बैंक स्टेटमेंट ये शो करती है कि उसका पिछले 5-6 साल में या 10 साल में उसके बैंक अकाउंट में कभी भी 50,000 रुपये या फिर 1 लाख रुपये से ऊपर अमाउंट नहीं रहा है, और जो ये बता रहा है कि मैंने 10 लाख रुपए कैश दिया है, इसकी इनकम भी 15-20 हज़ार रुपये पर मंथ है और इसके अकाउंट में भी 20-30 हज़ार रुपये हैं या फिर 50,000 रुपये हैं या फिर 1 लाख रुपये हैं, और ये 10 लाख रुपए कैसे दे पाएगा? तो इसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है और ना ही जो इसका ऑक्यूपेशन है वो इसको अलाउ करता 10 लाख रुपए देने। और इसके साथ साथ आप उसकी इनकम टैक्स रिटर्न भी मंगा सकते हैं। अगर वो इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फिल करता है 2 लाख रुपये की या फिर 3 लाख रुपये की पर एनम, तो वो कैसे आपको 10 लाख रुपए कैश दे देगा? और इसके अलावा 10 लाख रुपए उसने क्या इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाए हैं या फिर नहीं दिखाए हैं? तो ये जो सारी सिचुएशन है कि उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी वो भी प्रूव नहीं, जो उसका ऑक्यूपेशन है उससे ये लगता नहीं है कि उसके 10 लाख रुपए की इनकम है, या फिर इनकम प्रूफ जो है उसकी बैंक स्टेटमेंट है वो भी ये शो नहीं करते कि इसके पास 10 लाख रुपए हैं, या फिर उसने ITR में नहीं दिखाया, या फिर जो ITR है वो भी उसकी 2 से 3 लाख रुपए की है। तो ये सारी की सारी जो सिचुएशन है ये एक्यूज्ड के फेवर में जाती है और इससे ये हैवी डाउट आ जाता है कि कंप्लेनेंट ने कैसे एक्यूज्ड को 10 लाख रुपए कैश दिया है। तो इस सिचुएशन में जो है एक्यूज्ड ने 139 की जो प्रजम्पशन थी कंप्लेनेंट के फेवर में उसको रिबट कर दिया है। तो इस सिचुएशन में भी एक्यूज्ड जो है वो 100% केस को जीत जाएगा और चेक बाउंस के ऑफेंस में बरी हो जाएगा। और इसके अलावा किसी की भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो उस बिजनेस ट्रांजैक्शन के रिकॉर्डिंग जो भी बिल है या फिर लेजर है वो आप मंगवा सकते हैं। अगर वो पर्सन कहता है कि मैंने इसको 2 लाख रुपए का माल सप्लाई किया है और वो बिल नहीं दिखाता या फिर लेजर जो है वो नहीं लेके आता, तो भी एक्यूज्ड जो है वो 100% बरी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ 6 से 7 लीगल पॉइंट जिस पे एक्यूज्ड जो है वो 100% चेक बाउंस के केस को जीत सकता है। सो अगर आपका भी चेक बाउंस का केस चल रहा है तो आप इन सिचुएशंस को या फिर जो ये लीगल पॉइंट है इनको यूज करके चेक बाउंस का केस जीत सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगली वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।